हेलो स्टूडेंट, ये क्वांटम कंपाउंड का वीडियो नंबर 16 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल कहने का मतलब ये कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम डिस्कस कर रहे थे। ऑक्टाहेड्रल ऐसे क्वांटम कंपाउंड जिनकी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल है, कहने का मतलब जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब होता है कि लिगेंड की संख्या टोटल कितनी होती है, 6 होती है। क्लियर है? तो हमने कहा कि जो जब डी ऑर्बिटल या जब फ्री आयन जो होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जब वो फ्री आयन के रूप में होते हैं और लिगेंड के साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं हुई होती है, तो उस केस में जो डी में उपस्थित डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। और जब वो लिगेंड से बॉन्डिंग उनकी नहीं हुई है, वो फ्री हैं, तो उनकी एनर्जी सेम होती है 5 डी ऑर्बिटल्स की। और जब एनर्जी सेम होती है तो उसे हम डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये 5 डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्लियर? जैसे ही आयन के साथ, मतलब फ्री आयन या सेंट्रल मेटल आयन के साथ जैसे ही लिगेंड जो है जुड़ते हैं, तो क्या होता है, लिगेंड की वजह से, लिगेंड की उपस्थिति की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो है क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो कुछ डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो लोअर एनर्जी में चले जाते हैं और कुछ हायर एनर्जी में चले जाते हैं। तो 5 डी ऑर्बिटल है, उसमें से 3 जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, 2 हायर एनर्जी में चले जाते हैं। ये 3 जो है, क्योंकि इनके ये तीनों अलग अलग, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, ओरिएंटेशन इनका अलग है। तो जो 3 है आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जब इन ऑर्बिटल के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इनको देखते हैं कि ये एक्सिस के बीच में बनते हैं, इन बिटवीन एक्सिस बनते हैं। जबकि डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है ये अलोंग द एक्सिस पे बनते हैं। इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा होगी और ये ऊपर चले जाते हैं और ये तीनों नीचे चले जाते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में अब ये हुआ एक इक्वल लेवल। अब जो ऊपर वाला भाग है दैट इज अपर वाला, और ये जो नीचे वाला है ये आपका लोअर एनर्जी वाला। क्लियर? ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा आपका, ये इक्वल होता है, इसकी पूरी एनर्जी इक्वल होती है, दैट इज डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ओ फॉर जो है ऑक्टाहेड्रल है, डेल्टा ओ बोलेंगे, इज इक्वल टू 10 डी क्यू। तो ये एनर्जी आपस में बराबर होती है। तो आप डेल्टा, कहने का मतलब 10 डी क्यू जो है 1 डेल्टा ओ के बराबर होता है। तो जब हम इसकी एनर्जी को देखेंगे ऊपर वाले की, तो ये होती है आपकी +6 डी क्यू, या फिर आपकी हो जाएगी +0.6 डेल्टा ओ। नीचे वाली एनर्जी क्या हो जाती है? -4 डी क्यू, या फिर ये एनर्जी हो जाएगी -0.4 डेल्टा ओ। तो ऊपर वाली हायर एनर्जी है इसलिए प्लस, नीचे वाली लोअर एनर्जी इसलिए माइनस। माइनस का मतलब ये नहीं कि एनर्जी माइनस में कैलकुलेट होगी, ये माइनस साइन इंडिकेट, माइनस साइन ओनली ये आपको दर्शाता है कि ये लोअर एनर्जी के ये लोअर एनर्जी वाले हैं आपके ऑर्बिटल, ये लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो लोअर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं इसलिए माइनस का साइन, अपर के लिए इसलिए प्लस का साइन। कैलकुलेशन में माइनस काउंट नहीं होता। क्लियर है? तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग। तो ये 5 ऑर्बिटल, 3 में आपके 3 नीचे 2 है, ये इसी को कहते हैं डी ट्रांजिशन। ये क्या है आपका डी ट्रांजिशन? जब क्रिस्टल फील्ड डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाए। और जब स्प्लिटिंग होती है, हमने कहा था कि जो डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स हैं वो जो है कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि डी ट्रांजिशन की वजह से। तो डी ट्रांजिशन में क्या होता है भाई कि जब ऑर्बिटल्स जो हैं वो हायर एनर्जी में से स्प्लिट हो जाए, कुछ हायर एनर्जी में, कुछ लोअर एनर्जी में, और फिर जब वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जो एनर्जी इमिट करते हैं वो जो है उसी की वजह से जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड दिखाई देते हैं, एंड दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन। क्लियर है? तो ये हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में था। तो ऑक्टाहेड्रल में कॉम्प्लेक्स में हम एक चीज याद रखिएगा, T2G का मतलब होता है T2G सेट, T2G सेट, 2 सेट बन रहे हैं। जब स्प्लिटिंग हो रही है तो 2 सेट बन रहे हैं। T2G किसको मिलकर के बना हुआ? 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से? DXY,
dyz एंड dxz, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। ये क्या है आपके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है ऑक्टाहेड्रल में। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जब स्प्लिटिंग हो जाती है तो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल, क्लियर है। और हायर एनर्जी के 2 ऑर्बिटल हैं, मतलब T2G जो सेट बना हुआ है 3 लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को मिला करके बना हुआ है, और EG जो सेट बना हुआ है वो 2 हायर एनर्जी ऑर्बिटल को मिला करके बना हुआ है। तो आपका नेक्स्ट क्या है EG सेट क्या है? EG सेट जो है इन दोनों को मिला करके कौन कौन से dx² y² और dz² को मिला करके बना हुआ है। ये क्या है? हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, क्लियर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा क्रिस्टल फील्ड, क्योंकि 2 ही डिस्कस करना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल का मतलब संकरण कितना होगा, जो है संकरण sp3 और कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है, दैट इज 4, क्लियर है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हम उसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए पहले फ्री आयन जब होगा तो फ्री आयन के केस में सारे के सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी में होंगे, और जब सेम एनर्जी में होंगे तो आप देखेंगे कि जब सेम एनर्जी में है तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये क्या है आपके? दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्लियर। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और ये क्या है आपका? फ्री आयंस, क्लियर है। फ्री आयंस d ऑर्बिटल, फ्री आयन के d ऑर्बिटल्स हैं। 5 d ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए? dxy, dyz एंड dxz। नेक्स्ट है आपका dx² y² एंड dz², क्लियर है। जब स्प्लिटिंग होगी, देखिए यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा सही कर लेंगे, dx² y², क्लियर है। अब जब स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जस्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अपोजिट हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो क्या अपोजिट होता है? देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 ऑर्बिटल ऊपर जा रहे थे हायर एनर्जी के, और नीचे 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के। लेकिन यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपोजिट हो जाता है। जो लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी में 2 ऑर्बिटल आएंगे, लोअर एनर्जी के 2 ऑर्बिटल और हायर एनर्जी के 3 ऑर्बिटल, क्लियर। लोअर एनर्जी के 2 ऑर्बिटल, हायर एनर्जी के 3 ऑर्बिटल, और लोअर वाले को E बोलते हैं या EG भी बोलते हैं, दैट इज E, और हायर वाले को T2 बोलते हैं, E और T2, क्लियर है। और अब ये कौन कौन से हो गए? dxy, dyz एंड dxz, क्लियर। इसी तरीके से ये लोअर एनर्जी वाले कौन से हो गए? dx² y² एंड आपके क्या हो जाएंगे? dz², क्लियर है। और इनके बीच की जो एनर्जी है सेम उसी तरीके से, बस अपोजिट हो जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगी? दैट इज 10 डेल्टा आपका 0 = 10 dq, क्लियर है। और आप एनर्जी जब होगी इनके बीच की तो ये ऊपर वाली एनर्जी जो हो जाएगी वो नीचे वाली एनर्जी, अब ऊपर की तरफ एनर्जी हो जाएगी +4 dq, जस्ट अपोजिट 4 dq या प्लस 0.4 डेल्टा O, और नीचे वाली हो जाएगी -6 dq, या फिर इसी को -6 dq या फिर -0.6 डेल्टा, क्लियर। ये एनर्जी हो जाएगी। तो कहने का मतलब E के लिए, E सेट के लिए एनर्जी -0.6 डेल्टा हो, और T2 के लिए +0.4 डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जस्ट अपोजिट अगर हम दोनों को देखें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग को देखें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग की, तो बस अपोजिट है। टेट्राहेड्रल में 2 ऑर्बिटल नीचे की तरफ लोअर एनर्जी में, हायर एनर्जी में ये हो जाएंगे। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल था उसमें हायर एनर्जी में 2 ऑर्बिटल थे,
और लोअर एनर्जी में आपका जो था वो क्या था, आपका 3 ऑर्बिटल थे। वहां पर हायर एनर्जी का EG सेट बना था और लोअर एनर्जी का T2G बना था। यहाँ पर लोअर एनर्जी का E सेट बना है और हायर एनर्जी का T2, मतलब अपोजिट हो गया। बस आप वहां पर EG ऊपर था, T2G नीचे, यहाँ पर E नीचे है और T2 ऊपर है। तो अपने आप ऑर्बिटल जो है ऊपर T2 वाले ऊपर चले जाएंगे, E वाले नीचे चले। क्लियर है? कहने का सिंपल सा मतलब है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो T2 सेट है, यहाँ पर जो T2 सेट बना वो क्या क्या हो गया, उसमें 3 ऑर्बिटल वही है, dxy, dyz एंड dxz, लेकिन एनर्जी हायर हो गई, हायर एनर्जी ऑर्बिटल हो गए। बस थोड़ा सा यही चेंज हुआ, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हो गए ये। और जो E सेट बना है ये आपका लोअर एनर्जी हो गया। ये क्या हो गया, लोअर एनर्जी, dx² y², सेम ऑर्बिटल वही है बट ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हो जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। क्लियर है? तो ये हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या हो रहा है आपने देख लिया। अब इस डायग्राम का यूज क्या है, कहाँ पर क्या करेंगे, हम बॉन्डिंग में इसको क्यों पढ़े, हमको इसको देखना, मैंने इसको डिस्कस करना है। अब देखिए एक चीज और, आपने देखा था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, यदि कॉन्स्टेंट नंबर 4 है तो कब वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, कब टेट्राहेड्रल हो जाएगा, या कब उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है DsP2 हो जाएगा, कब sp3 हो जाएगा। वैसे ही 6 कॉन्स्टेंट नंबर में कब D2sp3 हो जाएगा, कब sp3d2 होगा। ये सारी बातें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्लियर हुई। उसके लिए लिगेंड का जो एक ऑर्डर था, लिगेंड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं, कौन से वीक फील्ड वाले हैं। इसको जो है डिवाइड करने के लिए, इसको जो है कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आ रहे हैं, कौन से वीक फील्ड के अंतर्गत आ रहे हैं, इसको डिफाइन करने के लिए एक सीरीज बनाई गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहीं पर हम देखेंगे, इसको याद कर लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से लिगेंड जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं, कौन से वीक फील्ड के हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड पता चल जाएगा, तो उससे कैसे बॉन्डिंग क्लियर करेंगे वो हम आगे बताते हैं आपको। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या बताया गया है, ऑर्डर ऑफ, इसमें लिगेंड को अरेंज किया गया है, ऑर्डर ऑफ लिगेंड को अरेंज किया गया है। और लिगेंड 2 टाइप्स में हो जाएंगे, कौन कौन से, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो कौन कौन से, देखिए पहले लिगेंड का ऑर्डर देखते हैं। ये क्या हो गया, आयोडाइड, ब्रोमाइड। क्लियर है? आयोडाइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रोमाइड, फिर थायोसाइनेटो, फिर क्लोराइड, फिर सल्फाइड, फिर उसके बाद है नाइट्रेटो, क्लोराइड, क्लोरिडो बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सो, और ये क्या हो गया, ऑक्सीलेटो को OX से दिखाते हैं, ऑक्सीलेटो OX, दैट इज ऑक्सीलेटो। और ऑक्सीलेटो के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 ऑक्सीलेटो। और फिर है आपका वाटर एक्वा। अब एक चीज देखिएगा, अब आयोडाइड से लेकर के आपके ऑक्सीलेटो तक, आयोडाइड से लेकर के ऑक्सीलेटो तक के जो लिगेंड हैं दे आर वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर? ये आपकी वीक फील्ड लिगेंड है। और फिर वाटर क्या है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच का। क्लियर है? कभी इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में कंसीडर करते हैं, कभी वीक फील्ड में, बट जनरली जो है हम वाटर को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही कंसीडर करते हैं। तो अब वाटर के बाद, अब आप देखिएगा, मैं वाटर के बाद दिखाती हूँ आपको अलग कलर से ताकि आपको बिल्कुल क्लियर है। वाटर, उसके बाद आ जाएगा आइसोथायोसाइनाइटो, फिर आपका EDTA, हेक्साडेंटल लिगेंड है, कम यूज होता है इसका। पिरिडीन या अमोनिया, दोनों एक जैसे, दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद EN, दैट इज इथाइलिन डाइएमीन। और फिर आप ले लेते हैं नाइट्राइटो N, और फिर आपका साइनाइड, और फिर साइनो, और फिर आपका कार्बोनल। ये क्या है आपके, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ से अगर आप काउंट करें तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को याद रखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए।
ये वीक फील्ड हो गए और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए। और वाटर क्या हो जाएगा आपका, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बीच का लिगेंड है, लेकिन जनरली हम वाटर को कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो वाटर भी हमारा एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही हो गया। अब जनरली जो हमारा यूज होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड की तरह, तो उसको हम देख लीजिए, क्योंकि जनरली जो हमको एग्जाम्पल में मिलेगा तो हमको इतना ना याद करके मुख्य रूप से क्या क्या याद करने हैं। तो देखिए वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से हो गए, इससे बिल्कुल बॉन्डिंग आसान हो जाएगी आपको। वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से हो गए, जो मेन मुख्य रूप से हैं तो सारे, बट जो आपको जनरली याद रखना है कि नहीं हमको ये एग्जाम्पल में आता है और उनको पहचानना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड, क्लोराइड और नाइट्रेटो, फ्लोराइड, ऑक्सीडेटो। इतना बिल्कुल याद रखें, क्योंकि इतना याद रखेंगे तो ये जनरली आपके एग्जाम्पल में दिखाई देगा और आप पहचान लेंगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेटो, ऑक्सीडेटो। इसको याद रखें कि ये वीक फील्ड लिगेंड, क्रम याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। यदि क्लोराइड कहीं दिखाई दे तो हाँ भाई ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हो गए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये सारे हैं, बट मुख्य रूप से इनमें हमको कौन कौन से याद रखने हैं। देखिए अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, नाइट्राइटो एंड साइनाइड और कार्बोनिल और साथ में वाटर, इसको रखना है। तो आपके कौन कौन से हो गए, वाटर, अमोनिया, EN, NO2 और आपका CN और कार्बोनिल, इसको याद रखना है आपको। इसको एज स्ट्रॉन्ग फील्ड याद रखना है, इसको एज ए वीक फील्ड लिगेंड याद रखना है। एक चीज यही पर लिख देंगे कि जो वाटर है H2O लिगेंड ये कहाँ पर होता है, इन बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड, शॉर्ट में लिख सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में है, बट H2O जनरली considered as स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर, तो हम जनरली जो है H2O को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही कंसीडर करते। क्लियर, आई बात समझ में, H2O को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह जनरली कंसीडर करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। अब जब स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर हो गया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के को लेते हुए हम बॉन्डिंग में हमको क्या हेल्प मिलती है, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखेंगे तो हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बॉन्डिंग में किस तरीके से हेल्पफुल है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताते तो हमने कहा था कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं जब वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं तो कभी आउटर डी ऑर्बिटल भाग लेता है, कभी इनर डी ऑर्बिटल भाग लेता है। जब इनर डी ऑर्बिटल भाग लेता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, जब आउटर डी ऑर्बिटल भाग लेता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो देखिए वहां पर हमने दो चीजें बताई थी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो वो कैसा होगा, हाई स्पिन होगा, उसकी स्पिन हाई होगी। यदि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो लिगेंड क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। क्लियर है, लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर कहने का सिंपल सा मतलब है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन होगा, और हाई स्पिन होगा तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। क्लियर, उसी तरीके से जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो उससे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि लिगेंड क्या होना चाहिए। आपका इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यदि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऑर्बिटल कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो आपका ये लो स्पिन होगा, और जब ये लो स्पिन होगा तो लिगेंड कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी कि इस केस में लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही पार्टिसिपेट करता है। क्लियर, अब हम देखेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसी पॉइंट को हम ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपल सा दिमाग में रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और आपका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 भी हो सकता है और या फिर sp3d2 भी हो सकता है। इसी को बिल्कुल क्लियर करना है कब D2sp3 होगा और कब sp3d2 होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम देखें, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कब D2sp3 होगा, कब sp3d2 होगा। तो देखिए यदि ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो जाहिर सी बात है कि पहले बॉन्डिंग में D नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, S पार्टिसिपेट कर रहा है। तो sp3d2 किसके लिए, आउटर के लिए है, किसके लिए, आउटर। और D2sp3 किसके लिए, इनर। ये बिल्कुल क्लियर रखें। इनर ऑर्बिटल भाग लेगा तो पहले बॉन्डिंग D से स्टार्ट होगी, आउटर भाग लेगा तो पहले बॉन्डिंग किससे स्टार्ट होगी, S से स्टार्ट होगी। तो यदि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन होगा तो क्या होगा, आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा। और वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। क्लियर, देखिए बिल्कुल याद रखिए, लिगेंड यदि वीक फील्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, बस इतना याद रखना है आपको। दूसरा, यदि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो लो स्पिन होगा। क्लियर, लो स्पिन होगा तो आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। कैसा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इनर है, स्ट्रॉन्ग है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 किस केस में, संरचना ऑक्टाहेड्रल। संरचना दोनों ही के लिए क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल वीक फील्ड लिगेंड sp3d2 और आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ किस केस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले के लिए, क्योंकि यहाँ टेट्राहेड्रल की बात नहीं, यहाँ पर टेट्राहेड्रल भी है, स्क्वायर प्लेनर भी है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उस केस में क्या होना चाहिए। तो देखिए, अब यदि आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो सिंपली यहाँ पर हाई स्पिन होगा। और जब हाई स्पिन होगा तो वही सेम चीज क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड हुआ और जब वीक फील्ड लिगेंड हुआ, आउटर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और संरचना टेट्राहेड्रल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यदि इनर हुआ, इनर ऑर्बिटल हुआ तो क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा। और यदि लो स्पिन हुआ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। क्लियर, लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा और संरचना क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।